विद्यार्थियों ये पेपर भेजा है जितेंद्र चौहान ने, और ये 9th का पेपर है आपका विज्ञान का। इससे पहले 2-3 विज्ञान के पेपर आज आ चुके हैं जो हो चुके हैं, तो उनको हमने सॉल्व करवा दिया। उनको आप देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। जिस जिले में नहीं हुआ वो सारे पेपर्स पढ़ लें, उनका बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो यहाँ पे धातु पूछी गई है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है ये गैस है, ये धातु नहीं है। हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी धातु नहीं है, यानी कि मेटल नहीं है। और ऑक्सीजन भी गैस है, ये भी मेटल नहीं है। आपका आयरन जो है ये मेटल है, यानी कि धातु है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो देखो अमीबा हमारा एक कोशिक है, ठीक है। पैरामीशियम भी एक कोशिक होता है, और आपका क्लेमिडोमोनस भी आपका एक कोशी होता है। हाइड्रा जो है ये एक कोशी का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है वो हमारा होता है मसल टिश्यू, जिसको हम पेशीय ऊतक बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका छोटा सा, इस पे एक तरफ तो लग रहा है 5 न्यूटन का बल, और एक तरफ दूसरी तरफ खींच रहा है कोई आदमी आपको ही पकड़ के। एक बाजू पे आपको कोई खींच रहा है 5 किलो का वजन लगा के या 5 न्यूटन के फोर्स से, और आपका दूसरे बाजू को पकड़ के दूसरी साइड खींच रहा है 2-3 न्यूटन के फोर्स से। तो आपके ऊपर जो कार्यरत बल होगा दोनों का जो है अंतर, वो कार्यरत बल कहलाएगा। तो 5 जो ज़्यादा है उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, तो आपके ऊपर जो परिणामी बल लग रहा है वो 2 का लग रहा है। यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है 2 न्यूटन, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा वो क्या रहती है? बढ़ती रहती है। गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती तो नियत रहती, दोनों एक साथ मिलकर के नियत हो जाती हैं, लेकिन केवल गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, मैंने आपको सारे पेपर्स करवाए हैं और बार बार कहा है कि पेपर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उतने क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको पेपर्स में। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो है हमारा ध्वनि की चाल होती है ना, वो ठोस में होती है। और यहाँ पर देखते हैं आप, ठोस कौन सा दिखाई दे रहा है? तो आपको लोहा दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ध्वनि की जगह प्रकाश पूछता, तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश को किसी साधन की जरूरत नहीं होती है, वो बिना साधन के चल सकता है। लेकिन ध्वनि को कहीं भी जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होगी। यानी कि आप देखते होगे, आप समझ लो इस तरीके से, जैसे आपके घर के आसपास कोई फंक्शन होता है, डीजे वगैरह बजता है, अगर हवा आपके घर की तरफ है उस डीजे की तरफ से, तो वो आवाज़ आपको बहुत साफ साफ और बहुत तेज सुनाई देगी। यदि आपकी हवा घर के विपरीत दिशा में है तो आपको आवाज़ कम या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। तो ये फर्क होता है कि जो ध्वनि होती है इसको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मलेरिया रोग का रोगवाहक जो है वो क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं, जो मलेरिया रोग का रोगवाहक है वो क्या होता है? तो सभी को पता है कि ये मच्छर के काटने से होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो भी मादा एनाफिलीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। वायु द्वारा जो रोग नहीं फैलता, देखो कोरोना वायरस वायु के साथ फैलता है, हम मास्क पहनते हैं। निमोनिया भी आपका वायु के द्वारा फैल सकता है। और 6 रोग यानी कि टीबी क्लोसिस, अगर आपके सामने बैठा है टीबी का मरीज, वो भी खांस खूंच रहा है और आप बैठे हुए उसका आनंद ले रहे हैं, तो आपको हो सकता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है वायु की यानी कि हवा के द्वारा फैलती हैं। हैजा जो है ये आपका जल के द्वारा फैलने वाला रोग है, ये दूषित जल से होता है हैजा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो वायु से नहीं फैलता वो क्या है? हैजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो हमारा उत्तरदायी गैस है वो हमारा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे जो है क्वेश्चंस ये हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। यहाँ पे पूछा गया, होम कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान कहते हैं। यहाँ पे होम ना होकर के ये ठोस होना चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस, ठीक है। ये शुष्क बर्फ होता है, ड्राई आइस बोला जाता है इसको। और हिंदी में जो है हम इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शुष्क बर्फ, यहाँ पे लिख देंगे शुष्क बर्फ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला शुष्क, ये वाला आएगा
शुष्क बर्फ आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की खालिस्तान कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? किस संयोजन शक्ति, संयोजकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। यहाँ पे हम लिख देंगे वैलेंसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र खालिस्तान द्वारा ज्ञात किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2n²। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, घेंगा रोग के इलाज में खालिस्तान के समस्थानिक का प्रयोग होता है। ये तो सभी को पता होगा कि घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगर आप आयोडीन लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, तो मैं आयोडीन लिख दूं तो यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में आयोडीन ही लिखेंगे। और आयोडीन में भी कौन सा होता है? 133 होता है, अगर आप लिखना चाहें तो। अगर आयोडीन लिख देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण खालिस्तान में होता है। तो ये होता है हमारा राइबोसोम में। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, रक्त के तरल अधात्री भाग को खालिस्तान कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नारियल का रेशे युक्त छिलका खालिस्तान उत्तक का बना होता है। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे दृढ़ उत्तक का। दृढ़ उत्तक। अगला जो है, पांच जगत अवधारणा खालिस्तान वैज्ञानिक ने, या पंच जगत अवधारणा जो है उसको बोलते हैं हम, तो उसको दिया था RHVT ने। तो हम इसका आंसर कर लिख दें RHVT ने। RHVT ने दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ट है, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? 1.5 अंकीय प्रश्न है, आराम से बता सकते हो। टिंडल प्रभाव आप जानते हो, दूध में देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा क्या है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 हो तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, आपको बताना है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? अभी अभी क्वेश्चन पेपर कराया था, ये जो है दूरी नापता है। मैंने अभी अभी बताया था इसको जस्ट थोड़ी देर पहले। जड़त्व किसे कहते हैं? तो ये भी आपको पता है। इसके बाद जो है इनर्शिया क्या होती है? कोई भी चीज़ जो है वो चाहती है अपने मोमेंट में स्थिर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना, उसी को हम उसकी इनर्शिया कहते हैं। एक कागज़ की शीट और उसी कागज़ की शीट से बनाई गई गेंद को गिराते हैं तो कागज़ की शीट जो है उस गेंद से धीमा क्यों गिरता है? क्योंकि सरफेस एरिया से एरिया जो है उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक जूल कार्य को परिभाषित करना है। एक जूल जो है कार्य को परिभाषित करना है। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको बता देना है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? इसका रीज़न बता देना है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता का प्रयास जो है कितना होना चाहिए? तो 20 हर्ट्ज से आदमी जो सुनना चाहता है, कम से कम 20 हर्ट्ज की तो आवाज़ होनी चाहिए, और फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। इससे ज़्यादा सुनेगा तो बहरा हो सकता है, इससे कम होगा तो सुनाई नहीं देगा। तो दोनों ही है, ये इसकी लिमिट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसके अलावा जो है खरपतवार क्या है? आप जानते ही हैं वीड्स क्या होते हैं, जो फसलों के साथ बिना मतलब के चीज़ें उग जाती हैं उस तरह से। मिश्रित फसल से क्या से ही आपको बता देना है। इसके बाद पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट कर देना है। तो आप जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होती है ना, इन तीनों का अंतर बता देना है। मिश्रण किसे कहते हैं और इनको पृथक करने की विधियां कौन कौन सी हैं ये बता देना है। जिसमें नमक से कपूर निकालोगे, दही से मक्खन निकालोगे, जल से तेल निकालोगे, ये सारे के सारे
में से आपको करना है। और निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम बताना है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है यहाँ पर CaCl2 है, और यहाँ पर K2SO4 है, और CaCO3 होना चाहिए, CD3 नहीं होगा, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद जो है देखिए, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आराम से बना सकते हैं। कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं? माइक्रोकांडिया को बिजली घर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा ग्लूकोज जो है टूट करके विखंडित होकर के हमारे शरीर को जो है स्थायी ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक कार्य करने में मदद करते हैं। ठीक है, बस इतना सा ढंग से लिख दोगे समझा करके तो आ जाएगा काम। पादप जगत को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से आपको पूरा प्लांटी जगत जो है ना, प्लांटी किंगडम, उसको बता देना है। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर जो है वो क्या मोशन होता है, उसको बता देना है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे कि आपका घड़ी की सुई होती है, ये आप बता सकते हो। और कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान कर देना है। तो कॉलम ए से कॉलम बी को जब मिलाओगे तो यहाँ एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है आपका वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको दिया गया है P2 माइनस P1 दिया गया है, इनिशियल वेग, मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो फोर्स भी दे रखा है आपको, सब कुछ तो दे रखा है, त्वरण दे रखा है, यहाँ पे बल दे रखा है। तो जो हमारा फोर्स बल जो होता है वो F=m में होता है। तो हमारा तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो ये हमारा जो है बल हो गया। इसके अलावा मास इंटू एक्सेलरेशन जो है ये क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। त्वरण क्या होगा? तो त्वरण जो है हमारा मास इंटू वेलोसिटी जो है, संवेग जो है m×v हो जाएगा, तो संवेग हो गया। अच्छा, MAU और MAB ये दोनों की दोनों कितना हो जाएगा? MAV और MAU, तो बी ऑप्शन तो यहाँ से हो गया आपका करेक्ट। इसके बाद संवेग जो है P मोमेंटम MV होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या बचा? फोर्स, यहाँ पे भी F है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पे ब्लर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। V माइनस क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कुछ इश्यू है, पेपर साफ नहीं कह सकते हैं इस तरह से। और उसके अलावा क्या है? त्वरण जो है एक्सेलरेशन मास इंटू आपका वेलोसिटी, इसमें एरर है कहीं, अब थोड़ा सा ऑप्शंस में एरर है, और मिसप्रिंट तो होता ही रहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये आपको बता देना है। मैंने बताया था पिछले प्रश्न पत्र में कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, उसको मैंने बताया भी था। एग्जाम्पल जो है राजे का मुकुट बनाने की बात हुई थी सुनार से, उसको बताया था मैंने। यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड, ये आपका सोनार का पूरा नाम लिखिए, अभी अभी जस्ट एक पेपर हुआ उसमें मैंने बताया हुआ है इसको। इसके बाद चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, ये आपको बताना है। और ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है उस पेपर में भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैच कर रहे हैं। जल प्रदूषण क्या है, वह कैसे होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? इस पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं, इसको आपको बता देना है। जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इनके निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं, व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए। पहला जो है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। बी है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। और सी है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम। तो यहाँ पे जो है आवर्ती आपका हो गया, ठीक है, आवर्तकाल भी हो गया और आयाम भी हो गया। इससे क्या अभिप्राय ही आपको बता देना है। तो सीधा सीधा आपका जो है टाइम पीरियड पूछ लिया, आवर्ती हो गई फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल हो गया जो है टाइम पीरियड, और आयाम हो गया एम्पलीट्यूड। तो इन तीनों में क्या अभिप्राय है ये बता देना। और ये किसी भी ध्वनि ध्वनि तरंग की खास बातें होती हैं, तो इसको आपको बता सकते हो चित्र के माध्यम से भी, जब सरकार समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन चक्र का चित्र बना देना है। नाइट्रोजन चक्र पूछ सकता है, कार्बन चक्र पूछ सकता है, या फिर आपका ऑक्सीजन चक्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग क्या हैं? हाइड्रोजन परमाणु में समस्थानिकों के नाम बता देने हैं। सोडियम परमाणु का एक प्रतीक बता देना है, Na होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है सोडियम का। अगला जो है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूरोटिक जीव को किस जगत में रखा गया है, ये आपको बताना है। और जीनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अंतर बता देना है। और यहाँ पे क्रिप्टो गेम एवं फेनरो गेम में क्या अंतर है, ये आपको बता देना है, उदाहरण से स्पष्ट कर देना है। इसी में अथवा पार्ट भी दिया गया, अगर आप ये तीनों नहीं करना चाहते ABC, तो यहाँ पे भी आपके सामने है
क्वेश्चन, जंतु जगत के किस संघ को चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? साथ ही साथ पक्षी वर्ग और स्तनपाई वर्ग में जंतु का उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कर देना। और जल संवहन जाल तंत्र जंतु जगत के किस संघ की विशेषता बताता है? ये आपको बताया। नाल तंत्र जो है किस की विशेषता बताता है? ये बताया नाल तंत्र है, जाल तंत्र नहीं है, नाल तंत्र है। इसके अलावा 23वां जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया देखिए, इसमें सीधा सीधा बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ये आपको सभी को पता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको 480 जूल है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जी को हमें ले लेना है। यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड का जो है आपको जी दे रखा है। अथवा में पार्ट है शक्ति क्या है, यानी कि पावर क्या होती है। शक्ति का सूत्र जो है आपको बता देना है, शक्ति का सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरह से। और जो है यहाँ पर आपको जो है शक्ति का सूत्र वाट हो जाएगा, और मात्रक भी सूत्र और मात्रक दोनों लिखना है। तो P=2 होता है आपका W/T, ठीक है, अभी बताया था। और जो है इसका मात्रक जो होता है वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो वर्क होता है ये जूल में होगा, टाइम हो जाए सेकंड में, और पी जो हो जाएगा वाट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाट जो है इसका मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाट, और सूत्र हो जाएगा P=W/T। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है 10 वाट का एक बल्ब जो है प्रतिदिन 10 घंटे जलाता है, तो यहाँ पे 10 वाट यानी कि शक्ति दे दी आपको, पी का मान दे दिया आपको 100 वाट, ठीक है। और जो है प्रतिदिन कितने घंटे चलाता है? 10 घंटे, यानी कि समय जो है टाइम दे रखा है ये घंटों में दे दिया, सेकंड में नहीं दिया, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10 घंटे 10 आवर्स दे दिया। और ये वाट जो है इसको आप किलोवाट में चेंज करोगे तो ये 0.1 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घंटे हैं, तो जब हावर की बात होती है तो किलोवाट में काउंट किया जाता है। तो 30 दिन में वो कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत करेगा? बस बहुत सिंपल सा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमारे को देखो पी दे रखा है, टी दे रखा है, तो यानी कि हमें को डब्लू निकालना है। डब्लू जैसे निकालेंगे तो P/T हो जाएगा, तो डब्लू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? P/T, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो डब्लू यहीं छोड़ोगे तो टी तो इसके बटे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में है, तो पी के साथ ये गुणा हो गया और डब्लू उधर बच गया। डब्लू हमें निकालना है क्योंकि पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? पी हमारे पास 100 वाट है का हमने कितना करा था? 0.1 किलो वाट किया हुआ है, और इनटू में आपका है 10 घंटे, तो 10 कर दीजिए। 10 को जैसे ही आप 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 किलो वाट आवर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना चेक करके, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये यूनिट बदल बोलता कि भैया अच्छा तो 30 दिन में वो कितने यूनिट खर्च करेगा, तो 1 किलोवाट तो ये आपका 1 घंटे चलता है जब होता है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? तो एक किलो वाट आवर इंटू 30 दिन चलेगा तो 30 किलोवाट आवर हो जाएगा, 30 kWh, ठीक है। तो ये 30 kWh जो है इसका आंसर, लास्ट आंसर जो है 30 किलोवाट भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने 10 घंटे का निकाला है। तो 10 घंटे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 किलोवाट जो है 1 घंटे में चल रहा है, तो 10 घंटे में इतना चला, तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर आया। और 1 किलोवाट आवर तो एक दिन का है, जिस दिन वो 10 घंटे चलता है, ठीक है। तो ये 30 दिन में कितना चल जाएगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 30 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट होती है, डोमेस्टिक यूनिट होती है, जो हमारे मीटर का हम बिल देते हैं अपने घरों में। सभी के मीटर लग रहा है, जिसके पास बिजली है वो सब जानते हैं कि मीटर क्या होता है। उस मीटर में जो यूनिट आता है उसमें हम किलोवाट आवर में रीडिंग को लिखते हैं या उसका बिल देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।